Hello friends, welcome on Explore Physics YouTube channel. Myself Himanshu Agrawal. प्रीवियस लेक्चर में जो अपन ने किया था वो क्या था, कार्नोट हीट इंजन क्या होता है, ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स किए थे। इसके अलावा एक नया टॉपिक रेफ्रिजरेटर पढ़ा था। तो आज अपन पहले कुछ न्यूमेरिकल्स जो पिछले लेक्चर में मैंने होमवर्क दिए थे उनका सोल्व करते हैं, उनका सॉल्यूशन करते हैं। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे गिवन क्या है, तुम्हें गिवन क्या है। सबसे पहले जो क्वेश्चन जो बोल रहा है वो लिख लो। क्या बोल रहा है, द इफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन इज 1/6। ईटा तुम्हें दे रखा है 1/6, दैट मींस 1 माइनस T2/T1 इज इक्वल टू 1/6। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, T2/T1 को इधर लेके T2/T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 5/6। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट गिवन है तुम्हें on decreasing the temperature of sink by 65 Kelvin, यानी कि सिंक का जो टेम्परेचर है T2 उसमें से क्या कर दिया इसने 65 केल्विन डिक्रीज कर दिया, तो उसकी इफिशिएंसी कितनी इंक्रीज हो जाती है 1/3। तो ईटा कितना बन जाता है 1/3, दैट मींस 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 माइनस 65 अपॉन T1। ये तो बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, देखो ध्यान से कि अगर सिंक के टेम्परेचर में 65 केल्विन को कम कर दे, माइनस कर दे, डिक्रीज कर दे, तो की इफिशिएंसी इतनी बन जाएगी। ये तो लिखा है मैंने, इसको सोल्व कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 65 अपॉन T1। ओके, आगे देखो सोल्व कर लो इसको। 1/3 1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 की जगह क्या रख सकते हैं 5/6 प्लस 65 अपॉन T1, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस 5/6, तो कितना बचेगा 1/6 प्लस 65 अपॉन T1। 65 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में T1 इज इक्वल टू 65, इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1/3 माइनस 1/6 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 1/3 माइनस 1/6, तो हो जाएगा तुम्हारे पास में 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगा, ठीक है। और 1/6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 9, ठीक है ना, 390 केल्विन। ये तुम्हारे पास में सोर्स का टेम्परेचर आ गया। सिंक का कैसे निकालोगे, इसको उठा के यहाँ पे रख दो इक्वेशन 1 में, तो कितना हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 T2 इज इक्वल टू 5/6 इंटू 390, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में देखो कितना हो जाएगा 65, सोल्व करोगे तो 325 केल्विन। ये तुम्हारे पास में सिंक का टेम्परेचर हो जाएगा। तो सिंक का टेम्परेचर, तो सोर्स का टेम्परेचर 390 केल्विन एंड सिंक का टेम्परेचर 325 केल्विन, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट करो एक बार। हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 30% एंड इट्स सिंक टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से देखना, गिवन है तुम्हें, क्या गिवन है, इफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू 30% या फिर 0.3, ठीक है, एंड सिंक टेम्परेचर दैट मींस T2 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। ओके, ये तुम्हें गिवन है, पूछ रहा है, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं,
1 माइनस T2/T1 ईटा होता है इज इक्वल टू कितना है 0.3। दैट मीन्स इसको इधर लाएंगे 0.7 हो जाएगा T2/T1। T2 कितना गिवन है तुम्हें 300 केल्विन अपॉन T1 ये हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास में T1 कितना आ जाएगा 300 अपॉन 0.7। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 3000 अपॉन 7 इज इक्वल टू यहाँ 4 हो जाएगा 2 ये हो जाएगा तुम्हारे पास में यहाँ 6 हो जाएगा ये 8 हो जाएगा पॉइंट ये हो जाएगा तुम्हारे पास में ना 4 to 8.57 केल्विन। ये तुम्हारे पास में सोर्स का टेम्परेचर आ गया। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है ये हाउ मच चेंज शुड बी डन इट्स सोर्स टेम्परेचर एंड एफिशिएंसी बिकम 3%। ये ऐसे बोल रहा है इसके सोर्स टेम्परेचर में कितना चेंज किया जाए कि उसकी एफिशिएंसी इतनी बन जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो एफिशिएंसी समझ ले एक बार यहाँ पे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक है, क्या है क्वेश्चन में एफिशिएंसी कितनी हो जाए उसकी 50% या फिर 0.5 कब सोर्स के टेम्परेचर में कितना चेंज किया जाए, यानी कि 1 माइनस T2 तो सेम है तुम्हारे पास में अपॉन T1। ठीक है, अब इसके टेम्परेचर में कितना चेंज किया जाए तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्लस डेल्टा टी, इतना चेंज कर दिया जाए। अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे माइनस डेल्टा टी भी तो कर सकते थे, प्लस डेल्टा टी ही क्यों किया आपने? क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं मैंने प्लस डेल्टा टी इसलिए किया है, देखो यहाँ पे ध्यान से इसकी इफिशियंसी पहले 30% थी अब 50% हो गई। इसका मतलब इसकी इफिशियंसी बढ़ रही है। इफिशियंसी कब बढ़ेगी? जब सोर्स के टेम्परेचर में इंक्रीज करेंगे। अगर ये 20% बोलता तो यहाँ पे अपन क्या करते T1 माइनस डेल्टा टी। भाई सीधी सी बात है, ये नोट कर लिया तुमने। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे ईटा क्या होता है तुम्हारे पास में 1 माइनस T2/T1। मैंने प्रूफ भी करवाया था। अगर तुम्हें इसमें इंक्रीज करना है एफिशिएंसी में, क्या तो क्या करो इसको डिक्रीज करो या फिर इसको इंक्रीज करो। अगर इसमें इंक्रीज करना है तो, अगर एफिशिएंसी में इंक्रीज करना है तो सोर्स के टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। एफिशिएंसी में यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है 30 से 50%, तो सोर्स के टेम्परेचर में क्या करना पड़ेगा? इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने ऐसे लिखा है इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसको मैं क्या कर दूं 1 माइनस यहाँ पे काम करता हूँ T1 प्लस डेल्टा टी, मैंने एल्शियम ले लिया तो क्या बचेगा T1 प्लस डेल्टा टी माइनस T2, ये तो बचेगा तुम्हारे पास में। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा T1 इंटू 0.5 प्लस डेल्टा टी इंटू 0.5 इज इक्वल टू T1 प्लस डेल्टा टी माइनस T2 कितना है तुम्हारे पास में? T2 तुम्हारे पास में सेम ही है 300। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। अब देखो T1 तुम्हारे पास में, T1 तुम्हें गिवन है, T1 तुमने निकाल लिया था 428.57, ये लास्ट में रखेंगे वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको सोल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा एक काम करो, इसको ऐसे कर लो T1 प्लस डेल्टा टी मल्टीप्लाई इंटू 0.5, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में। अब देखो अब इसको इधर ले आओ, भाई ये माइनस का इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा देखो T1 प्लस डेल्टा टी, इसको जब तुम इधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, दोनों में ये कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे तो 1 माइनस 0.5 ये बचेगा इज इक्वल टू 300। ऐसे कैसे समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन है। मैंने क्या किया T1 प्लस डेल्टा टी को ऐसे कैसे रखा, इस 300 को इधर ले आया तो इधर लीजिए इसको अलग से, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, दोनों में T1 प्लस डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस 0.5 बचेगा। अब क्योंकि इसकी कैलकुलेशन सोल्व हो जाएगी, इजी हो जाएगी ऐसे करने से। यहाँ पे 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 300। तो मैं इसको क्या करूँ मैं
T1 प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू 300 अपॉन 0.5। इसको क्या करूँ, 3000 लिख दूँ अपॉन 5, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 600। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें डेल्टा टी निकालना है। डेल्टा टी कितना हो जाएगा 600 माइनस 428.57। ठीक है, T1 की वैल्यू मैंने यहाँ से रख दी, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 0.43। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास हो जाएगा 171 कैलोरी। ये तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब जब सोर्स के टेम्परेचर को अपन इतना इंक्रीज करेंगे तब जाके उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 50% होगी। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लो जल्दी से। जल्दी नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिया था वो करते हैं, है ना। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3 होमवर्क, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इजी भी था, इम्पोर्टेंट। क्या है, फॉर ए डायटोमिक आइडियल गैस, फॉर ए डायाटोमिक आइडियल गैस नियर रूम टेम्परेचर, near room temperature what fraction of heat supplied W upon Q is available for external work if gas is expanded at constant pressure। ठीक है, तो ऑप्शन गिवन थे तुम्हें 1, 2/7, 7/2 एंड 0। ये ऑप्शन थे तुम्हारे पास। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। तुम्हें क्या करना है, W/Q निकालना है। ठीक है, तो गिवन क्या है तुम्हें ये गिवन है कि ये तुम्हारे पास में जो गैस एक्सटेंड हो रही है वो, एक तो देखो तुम्हें ये गिवन है डायाटोमिक आइडियल गैस है। तो डायाटोमिक के लिए तुम्हारे पास में जो F होगा वो कितना होगा 3 + 2 = 5। हाई टेम्परेचर नहीं बोल रहा, तो 3 ट्रांजिशनल के और 2 रोटेशनल के। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो गया। दूसरा आइडियल गैस गिवन है, तो यहाँ से अपन PV = nRT यूज में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कांस्टेंट प्रेशर बोल रखा है। कांस्टेंट प्रेशर, जब कांस्टेंट प्रेशर है तो W कितना होगा तुम्हारे पास में P V2 - V1, PdV होता है तुम्हारे पास में। T कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास। एंड हीट कितनी हो जाएगी NCP dt या फिर NCP T2 - T1। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा। चलो आगे सोल्व करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे तुम्हें निकालना है W/Q, वर्क अपॉन Q, हीट। ठीक है, तो W कितना है तुम्हारे पास में P V2 - V1 अपॉन Q कितना है NCP
T2 माइनस T1, यही है तुम्हारे पास में। अब देखो यहाँ पे क्योंकि PV इज इक्वल टू NRT होता है, क्या होता है, तो यहाँ पे मैं P dV इज इक्वल टू NRDT लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, P ये dV तो है तुम्हारे पास में, ये चीज क्या है तुम्हारे पास में dV के इक्वल है, ठीक है। तो P dV कांस्टेंट प्रेशर है, इसलिए मैंने P को ऐसे कैसे लिखा है, तो P dV की जगह क्या लिख दूं मैं, NRDT, DT मतलब T2 माइनस T1, ये हो जाएगा अपॉन में NCP T2 माइनस T1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, N से N कैंसिल आउट हो गया। अब देखो R अपॉन CP, ये तुम्हारे पास में W अपॉन Q आ गया, ठीक है। अब CP कितना होता है, CP तुम्हें ये तो पता होगा, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और CV इज इक्वल टू कितना होता है FR/2। F कितना है यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है डायटोमिक के लिए 5 है, तो कितना हो जाएगा CP इज इक्वल टू R प्लस 5/2 इंटू R, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/2 R, इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, R अपॉन 7/2 इंटू R से R कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 2/7, ऑप्शन बी 2/7 ऑप्शन, ठीक है। ये नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है काफी। देखो इंफॉर्मेशन तुम्हें कुछ भी गिवन नहीं है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कुछ भी गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी जो ऑप्शन है वो तुम्हारे पास में नंबर के अंदर है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि अभी तो चलो ठीक है, एग्जाम टाइम में क्या होता है कि इतना मतलब ऐसे अपना कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं कि कैसे तुम्हारे पास में इन गिवन क्वांटिटी को नंबर के अंदर लिखें। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा ना, इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, कुछ नहीं दे रखा, फिर भी तुम्हें ऑप्शन नंबर के अंदर दे रखा है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो वहां पे तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको नोट करो जल्दी से। हो गया, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ, थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ या फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, किसके पर्पज से, इंटरव्यू के पर्पज से, इंटरव्यू के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इंपॉर्टेंट है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बात ये आती है कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्यों आता है, ऐसे फर्स्ट लॉ के अंदर क्या कमी रह गई थी, ठीक है ना, क्या उसका डिसएडवांटेज रह गया था कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, ठीक है। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या बोलता है, कुछ नहीं बोलता, ये सिर्फ इतना सा बोलता है कि कोई भी जो प्रोसेस होता है, कैसा भी प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस जो है उसमें हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, हमेशा एनर्जी उसके अंदर क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, वो चाहे कैसा भी प्रोसेस हो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इतना सा बोलता है, ठीक है ना। दैट मींस मैथमेटिकल फॉर्मूला डेल्टा Q इज इक्वल टू du प्लस डेल्टा W, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब लेकिन ये जो थर्मोडायनेमिक्स लॉ है, फर्स्ट लॉ जो है वो ये नहीं बताता कि कौन सा प्रोसेस हो सकता है और कौन सा प्रोसेस नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मान लो घर में तुम्हारे नल लगा होगा, ठीक है ना,
जो नीचे से लेकर छत के ऊपर ऊपर वाले फ्लोर तक जा रहा है नल, ठीक है। तो वहां पे पानी क्या होता है तुम्हारे पास में, मान लो नल में से ऊपर से नीचे पानी आता है, या फिर पहाड़ पे से पानी जो नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कंजर्व हो रही है वहां पे। लेकिन क्या नीचे से पानी ऊपर जाता है? नहीं, अपन कुछ नहीं कर रहे, किसी को कुछ नहीं करना। क्या पानी नीचे से मैदान में से ऊपर पहाड़ की तरफ जाता है? क्या पानी तुम्हारे नीचे जमीन में से ऊपर छत पे जाता है अपने आप? नहीं जाता, ठीक है। इसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ नहीं बताया, वो तो बस इतना बोलता है कि एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, ठीक है। दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ तुम्हारे पास, ये तभी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, नीचे से ऊपर जाता है पानी, लेकिन अपने को क्या करना पड़ेगा उसके लिए, एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा कोई वर्क करना पड़ेगा, तब जाके ये ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। दूसरी मैं एक और चीज देखता हूँ, अपन जो है कंप्लीट वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हीट को कभी भी वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। जो भी अपने पास में ऐसा आइडियल प्रोसेस है, ऐसा कभी संभव ही नहीं है कि तुम जितनी हीट दो और सब पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। यही बोलता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसके मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट थे, साइंटिस्ट हुए, उन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट दे दिए, ठीक है ना। तो ऐसा पॉसिबल कभी नहीं होगा कि अपन कोई भी सिस्टम को हीट देंगे और वो सब जो सिस्टम है वो कंप्लीट हीट को कंप्लीट वर्क में चेंज कर दे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तीसरा एक स्टेटमेंट और है, सिंपल सा, देखो क्या है। अपन ने ये माना कोई एक बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, उसका टेम्परेचर मेरे पास में मान लो 80 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर मेरे पास में 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। यहाँ से तुम्हारे पास में हीट का फ्लो हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे पास में यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ तुम्हारे पास में 80 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या यहाँ से यहाँ हीट का फ्लो हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बोलता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या कि कभी भी हीट का फ्लो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ नहीं हो सकता विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। अगर इसमें फ्लो करवाना है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ, तो तुम्हें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क करना ही होगा, तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। तो ये है तुम्हारे पास में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इसको नोट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले इसमें केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, केपी स्टेटमेंट, ठीक है। पहला है तुम्हारे पास में केपी स्टेटमेंट, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। ये क्या बोलता है? ये बोलता है इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, इट इज इम्पॉसिबल to construct a device operating in cycle that takes operating in cycle that takes heat from the hot body, heat from the hot body and convert it work completely। वर्क में तो कन्वर्ट करती है, लेकिन उसको कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ केल्विन प्लांक, ठीक है ना। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है ये, ओके। नेक्स्ट अपना है क्लासियस स्टेटमेंट, नेक्स्ट है क्लासियस स्टेटमेंट, क्लासियस स्टेटमेंट। क्लासियस स्टेटमेंट के अंदर लिखो
it is impossible flow of heat from it is impossible flow of heat from cold junction to hot junction without any external agency. Without any external agency. That means क्या होगा? That means क्या होगा? कभी भी हॉट से कोल्ड की तरफ जा सकता है, लेकिन कोल्ड से हॉट की तरफ नहीं जा सकता जब तक कोई एक्सटर्नल एजेंसी वर्क ना करे। यानी ऐसा बना सकते हो तुम कि 80 डिग्री सेल्सियस मान लो, क्योंकि इसको देखते ही तुम्हें याद आ जाएगा ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, तुम इसको देखते ही पहचान सकते हो, ठीक है ना। हीट का फ्लो ये सही है। ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्लीटली हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि इफिशिएंसी ऑफ द इंजन कैन नॉट बी 100%। लिख सकते हो उसके क्वेश्चन में, ऐसे लिख सकते हो, टू कंस्ट्रक्ट ए इंजन विच हैव 100% एफिशिएंट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। efficiency of any heat engine can never be 100%, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हीट इंजन से जुड़ा हुआ है, हीट इंजन से। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये वाला, ये किससे जुड़ा हुआ है? रेफ्रिजरेटर से, रेफ्रिजरेटर से। क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होता है, जो हीट जो है वो कोल्ड से हॉट की तरफ जाती है, लेकिन कब जाती है? जब उसके ऊपर एक्सटर्नल वर्क जो कि इलेक्ट्रिकल वर्क के फॉर्म में होता है वो वर्क करता है, तब जाके ये होता है, ठीक है। और ये तुम्हारे पास में पॉसिबल नहीं है। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इतना सा बताता है कि हीट का फ्लो कोल्ड से हॉट की तरफ तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल वर्क नहीं लगाया जाता, ठीक है ना। या फिर कंप्लीटली हीट को वर्क में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं कर सकते। नोट करो उसको। ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, एंट्रोपी। तो ये जल्दी से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हेडिंग लिखो एंट्रोपी। एंट्रोपी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना, एंट्रोपी। सबसे पहले तो समझो एंट्रोपी क्या होती है। सिंपली तुमने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, एंट्रोपी क्या मेजर करती है? एक रैंडमनेस को मेजर करती है, ठीक है ना। ऑर्डरनेस जो होता है, तो अपने यूनिवर्स के अंदर जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उस सब में क्या होता है? एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारे पास में एक यहाँ पे एक वेसल है, एक यहाँ पे वेसल है, दो बीकर है, दोनों में गैस भरी हुई है। अब जैसे ये है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास दो बीकर हैं, एक ये रहा, एक तुम्हारे पास में ये बीकर है, ठीक है। दोनों में क्या है? गैस भरी हुई है। यहाँ पे तुम्हारे पास में वाल्व लगा हुआ है। अब क्या करता हूँ मैं? इस वाल्व को हटा देता हूँ। जैसे मैंने वाल्व को हटाया, अपने आप क्या होगा? गैस तुम्हारे पास में ऐसे चली जाएगी।
तो यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में ऐसे जाते रहेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स क्या होगा, रेंडमनेस यहाँ की इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो जो सिंपली जो एंट्रोपी, इतना समझो कि जो एंट्रोपी है वो रेंडमनेस को मेजर करती है, ठीक है ना। तो लिखो इसके अंदर, एंट्रोपी इज ए मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस। एंट्रोपी इज ए मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस। रैंडमनेस बोलो या फिर ऑर्डरनेस बोलो या फिर डिसऑर्डर, ठीक है ना, डिसऑर्डर, ठीक, रैंडमनेस रहने दो। एंट्रोपी जो सिंपली है वो मेजरमेंट करती है किसका, रैंडमनेस का। तो सब कोई कुछ इसके की पॉइंट्स लिख लो। सेकंड लिख लो, इट इज ए स्टेट फंक्शन। ये स्टेट फंक्शन होती है जो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है किसी भी सिस्टम की, एक्सटेंसिव। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास में अगर कोई छोटा बीकर है उसमें गैस है, एक बड़ा बीकर है गैस है, तो रैंडमनेस कहाँ पे ज्यादा होगी, बड़े वाले में ज्यादा होगी ना। सीधी सी बात है, एक छोटी क्लास है एक बड़ी क्लास है, छोटी क्लास में बच्चे कम, स्टूडेंट्स कम है, बड़ी क्लास में स्टूडेंट्स ज्यादा है, मतलब वैसे बड़ी क्लास है, तो वहां पे सीधी सी बात है कहाँ पे रैंडमनेस तुम्हारे पास में ज्यादा होगा, बड़ी क्लास के अंदर। तो ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। दैट मींस डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है ना। तो लिख लो, ये नोट कर लो। इसको डिनोट किससे करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। एंट्रोपी जो इसकी जो रैंडमनेस है इसको कभी मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन किसको मेजर किया जा सकता है, चेंज इन एंट्रोपी को, ध्यान रखना है ना, चेंज इन एंट्रोपी को मेजर किया जाता है। नोट करो। नेक्स्ट लिख लेना, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, जो जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस है उसके लिए जो एंट्रोपी होती है डेल्टा एस, वो हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। चेंज इन एंट्रोपी, नॉट एंट्रोपी, ठीक है। आगे लिख लो, डेल्टा एस यूनिवर्स, वो क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन 0। ध्यान रखना, यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो लगातार क्या है, बढ़ रही है, पॉजिटिव है, लगातार बढ़ रही है यूनिवर्स की एंट्रोपी, ठीक है ना, लगातार इंक्रीज होती है। अच्छा, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डिपेंड करता है कि अपने पास में वो स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर स्पॉन्टेनियस है तो भी ग्रेटर देन 0 होगा, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो तुम्हारे पास में लेस देन 0 होगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एंट्रोपी तुम्हारे पास में नेगेटिव हो, हमेशा एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 ही होती है। एंट्रोपी जो है वो हमेशा डेल्टा एस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होता है, ठीक है ना। तो नोट करो जल्दी से, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब मेरे पास में 3 चीजें हैं, ठीक है। एक तुम्हारे पास में है सॉलिड, एक तुम्हारे पास में है लिक्विड, और एक तुम्हारे पास में है गैस। अच्छा, सॉलिड के अंदर क्या होता है, एक तुम्हारे पास में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। जैसे तुम्हारे पास में आइस हो गई मान लो, तो तुम्हारे पास में यहाँ पर एक बिल्कुल एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगी, यानी कि यहाँ पे तुम्हारे पास में रैंडमनेस जो होंगे वो बिल्कुल कम होंगे। यहाँ पे तुम्हारे पास एक ऑर्डर के अंदर स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। लिक्विड के अंदर क्या होगा, तुम्हारे पास में मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े से रैंडम रहेंगे, मतलब इसके अंदर भी हो सकता है थोड़ी बहुत क्या है तुम्हारे पास में ऑर्डर हो। लेकिन जैसे ही अपन गैस की बात करेंगे, गैस के अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स के अंदर रैंडमनेस सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे पास में रैंडमनेस क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो तुम्हारे पास में बहुत ज्यादा उसके अंदर रैंडमनेस होती है। तो यहां से अपन क्या देख सकते हैं कि जो सॉलिड की एंट्रोपी है, ठीक है ना, वो सबसे कम होती है। तो लिख लो यहाँ पे,
डेल्टा एस solid is less than delta S liquid is less than delta S gas। सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होती है? गैस। नोट करो, इंपॉर्टेंट है। हो गया। अब नेक्स्ट लिखो इसके अंदर मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एंट्रोपी। मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है? देखो यहाँ पे, देखो, इफ ए सिस्टम हैविंग, if a system having temperature T and small amount of heat given to the system small amount of heat, that means dq heat is given to the system, then एंट्रोपी क्या होगी तुम्हारे पास में? then एंट्रोपी इज इक्वल टू ds डेल्टा s इज इक्वल टू डेल्टा q बाई t। ये कब है? when टेम्परेचर क्या हो तुम्हारे पास में? कांस्टेंट। ठीक है। if temperature, if t is not constant यानी t क्या है तुम्हारे पास में? वेरी कर रहा है। उस केस में क्या होगा? जो ds होगा वो होगा तुम्हारे पास में dq बाई टी इंटीग्रेशन। इसको तुम्हारे पास में ds मतलब sf माइनस si, इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा तुम्हारे पास में dq बाई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमेशा तुम्हें याद रखना है। इसके अलावा जो की पॉइंट्स लिखवाए थे वो भी तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है ना? तो नोट करो इसको। ये अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। चाहे वो नेट का एग्जाम हो, गेट का हो, आईआईटी जैम का हो, जेस्ट का हो, बार का हो, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ओके। अब इसमें एक दो चीजें और देखते हैं। अब देखो यहाँ से, यहाँ से तुम देखोगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ds अपॉन dq इज इक्वल टू 1 बाई टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन नेट में पूछा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो तुम्हारे पास में s और q में कर्व दे रखा है। ठीक है, तो ds अपॉन dq क्या बन गया? स्लोप। सो इफ slope increases then temperature decreases। ठीक है, तो ds अपॉन dq प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन t है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के है। तो अगर स्लोप इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। एंड इफ स्लोप डिक्रीजेस देन टेम्परेचर इंक्रीजेस। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करो इसको जल्दी से। हो गया। नेक्स्ट नोट करके लिखो, इफ एनी सिस्टम टेक्स हीट देन एंट्रोपी इंक्रीजेस बिकॉज dq टेम्प क्या होगी तुम्हारे पास में? पॉजिटिव होगी। इफ एनी सिस्टम
reject heat, then entropy decreases because डिक्यूज टाइम पे क्या होगी तुम्हारे पास में नेगेटिव। इंपॉर्टेंट, नोट करो इसको। हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिख लो नोट करके, चेंज इन एंट्रोपी इन रिवर्सेबल कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन, रिवर्सेबल हीट इंजन बोल दो या फिर कार्नोट इंजन बोल दो, ठीक है। तो मान लो तुम्हारे पास में ये है, यही था ना तुम्हारे पास में, दिस इज Q1, दिस इज Q2, तो यहाँ पे तुम्हारे पास में W था, ये T1 था, ये T2 था, यही था तुम्हारे पास। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे ds बराबर क्या होगा, ds इज इक्वल टू ds1 प्लस ds2। अब ds1 कितना होगा, Q1 के कारण, ठीक है। तो इसको क्या लिख दूं मैं, dq1 अपॉन t, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में dq1 अपॉन t, या q1 अपॉन t1 कर दो, एक ही बात है, Q1 अपॉन T1। यहाँ पर हीट Q1 है तो Q1 अपॉन T1। अब देखो यहाँ पे ये जो है ये हीट ले रहा है, इसके पास हीट आ रही है, तो हीट की वैल्यू बढ़ेगी, तो एंट्रोपी क्या होगी तुम्हारे पास में, बढ़ेगी। प्लस DS2 क्या है, हीट ये रिजेक्ट कर रहा है, जब हीट रिजेक्ट करता है तो एंट्रोपी कम होती है, क्योंकि हीट तुम्हारे पास में नेगेटिव होती है। तो माइनस Q2 अपॉन क्या कर दूं मैं यहाँ पे, T2 कर दूं, ये तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा ds, तो यहाँ से ds कितना हो जाएगा, Q1 अपॉन T1 माइनस Q2 अपॉन T2, इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया। नाउ अपने को पता है ये फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है क्या, कार्नोट हीट इंजन में लिखवा रखा है। तो यहाँ से तुम्हारे पास में Q2 अपॉन T2 इज इक्वल टू Q1 अपॉन T1 हो जाएगा। तो ये जब अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ds बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब s क्या रहेगा तुम्हारे पास में, कांस्टेंट। तो ध्यान रखना फॉर रिवर्सिबल कार्नोट इंजन जो एंट्रोपी जो होती है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट होती है। नोट कर लो इसको। Thus, for reversible thermodynamic process, the reversible thermodynamic process, entropy will be constant। ओके, नोट करो इतना। एंट्रोपी हमेशा जो रिवर्सिबल थर्मोडायनामिक जितने भी प्रोसेस होते हैं उन सब में एंट्रोपी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हो गया। अब अपन इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अच्छा कोई सिस्टम है, अगर वो हीट लेता है तो एंट्रोपी कैसे इंक्रीज होती है, क्यों इंक्रीज होती है। देखो सीधी सी बात है, कोई भी सिस्टम है अगर वो हीट को लेगा, हीट लेगा इसका मतलब टेम्परेचर देंगे उसको, टेम्परेचर देंगे इसका मतलब थर्मल एनर्जी देंगे। तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उस थर्मल एनर्जी को गेन करके वो क्या करेंगे, इधर उधर मोशन करेंगे। तो इधर उधर मोशन करेंगे तो क्या होगा, रेंडमनेस इंक्रीज होगा। तो रेंडमनेस इंक्रीज होता है तो क्या होगा, एंट्रोपी वहां पे इंक्रीज होगी। ओके,
तो चलो इसका क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन लिख लो। द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, at constant volume of an electron in metal is Cv is equal to alpha T, where T is equal to temperature and alpha is equal to constant. Then entropy is given by, ठीक है। ऑप्शन है तुम्हारे पास, पहला ऑप्शन है Kb, ऑप्शन बी है Kb अल्फा टी, ऑप्शन सी है अल्फा टी, एंड ऑप्शन डी है तुम्हारे पास में अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन केबी। केबी क्या है तुम्हारे पास में? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और जो गिवन है वो लिखना है। द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल इज गिवन बाय ये, मतलब Cv तुम्हें दे रखा है अल्फा टी। Cv कितना होता है? dq by dt इज इक्वल टू तुम्हें दे रखा है अल्फा टी, इक्वेशन 1। ठीक है, ये होता है Cv ये होता है, या फिर dq की जगह तुम du भी कर सकते हो, एक ही बात है। आगे देखो, where T टेम्परेचर कांस्टेंट है, अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट, देन एंट्रोपी इज गिवन बाय S निकालना है। ठीक है ना, S बराबर क्या होता है भाई? जो एंट्रोपी ds होता है वो क्या होता है? dq अपॉन t, ये तो होता है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, ये हो जाएगा ds dq अपॉन t। अब देखो आगे, dq इसको मैं ऐसे कर सकता हूं क्या? देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये होता है तुम्हारे पास में dq इज इक्वल टू du प्लस dw। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसको मैं लिख सकता हूं du प्लस pdv। dq वॉल्यूम कांस्टेंट तो जीरो हो जाएगा, तो dq किसके बराबर है? du के बराबर आ गया ना, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं ना, dq अपॉन dt इज इक्वल टू अल्फा t। तो dq इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अल्फा t dt, ये तो हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, dq इज इक्वल टू अल्फा t dt अपॉन t इंटीग्रेशन, ठीक है, ds। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा? t से t कैंसिल आउट हो गया, इंटीग्रेट कर दो, क्या जाएगी वैल्यू? अल्फा t। ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, जो गिवन है वो लिखा मैंने। एक कांस्टेंट वॉल्यूम है तो यहाँ से तुम्हारे पास में dq du के बराबर आ जाएगा, तो मैंने du की जगह dq लिख दिया, dq by dt। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि इस फॉर्मूले में dq चाहिए अपने को, dq की वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो ये आ जाएगा। नोट करो इसको जल्दी से। चलो हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारे पास में क्वेश्चन है जो कि नेट में पूछा है 2 टाइम्स। इसी तरह का क्वेश्चन 2 बार लगातार नेट में था। एक तो नेट दिसंबर 2017 में, एक नेट जून 2018 में, चेक कर लेना, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है, द इंटरनल एनर्जी ET, the internal energy ET of a system of fixed volume, of a system of fixed volume, is follow to be depend upon
डिपेंड अपॉन ET इज इक्वल टू AT स्क्वायर plus BT4. Okay, then the entropy S. Then the entropy S. ऑप्शन है ए, ऑप्शन देख लेना तुम, है ना, ऑप्शन तुम देख लेना। एंड ये क्या तो नेट दिसंबर 2017 में मिलेगा या फिर नेट जून 2018 में, ठीक है। बाकी मैं तुम्हें एक PDF दूंगा, ठीक है ना, उसके अंदर तुम्हें जितने भी नेट के क्वेश्चंस है वो सारे गिवन है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो इसका। सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन तुम्हारे पास में ये है कि जो ET है वो तुम्हें गिवन है AT स्क्वायर प्लस BT4, ये तुम्हें गिवन है। पूछा क्या है तुमसे DS एंट्रोपी पूछा है, ठीक है। तो तुम्हें पता है जो DS जो होता है यानी कि डेल्टा S जो होता है वो कितना होता है dQ/T, ये तुम्हें पता है। बोल रहा है फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए क्या मैं ये कर सकता हूँ क्या, du/T, dq बराबर du प्लस dw होता है, dw बराबर pdv होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम पे वो 0 हो जाएगा, तो इसको बराबर कर सकता हूँ। अच्छा यहाँ पे u की जगह क्या दे रखा है, इंटरनल एनर्जी E दे रखा है, तो इसमें तुम कंफ्यूज मत होना भाई, है ना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत रहना इसके अंदर। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया तुम्हारे पास। अब देखो E कितना गिवन है, E तुम्हें गिवन है AT स्क्वायर प्लस BT, तो D कितना हो जाएगा 2AT dt प्लस 4BTQ dt, ये तो जाएगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो तो कितना हो जाएगा, देखो डेल्टा S इज इक्वल टू 2AT प्लस 4BTQ, और दोनों में क्या कॉमन आ गया, dt कॉमन आ गया, अपॉन में T इंटीग्रेट। ओके, आगे देखो डेल्टा S जो कि तुमसे पूछा है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबसे पहले ये कैंसिल आउट होगा और ये भी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, इंटीग्रेशन 2a प्लस 4bt स्क्वायर dt, ये हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो 280 प्लस 4btq/3, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा S, एंट्रोपिकल आंसर, ठीक है। किसी स्टूडेंट ने, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि इस क्वेश्चन को ऐसे करके आए थे, सिंपल यहाँ पे E की वैल्यू रख दिया E/T, जब E/T करोगे तो AT प्लस BT क्यूब आएगा, और जब इसको वापस इंटीग्रेट करोगे तो T/4 आएगा, और यहाँ पे T²/2 आएगा। ऐसा ऑप्शन भी तुम्हारे पास में था उसमें, ठीक है ना। तो ये तुम्हें ध्यान से देखना है, फॉर्मूले में यहाँ पे DQ आता है यानी DE आता है, तो पहले इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है, नोट कर लो इसको। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी नेट में पूछा है और ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द एंट्रोपी S ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, द एंट्रोपी S ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम एज ए फंक्शन ऑफ एनर्जी E, एज ए फंक्शन ऑफ energy E is given by following graph, ठीक है।
ग्राफ तुम्हें क्या गिवन है, ये ग्राफ बना लेना, ये एस और ई में गिवन है, एस और ई में, ठीक है। कैसे गिवन है ये देखो, ये गिवन है, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। आगे क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर ऑफ ए बी एंड सी, द टेम्परेचर ऑफ ए बी एंड सी is denoted by TA, TP and TC respectively. Satisfy the following relation. Satisfy the following relation, ठीक है। ऑप्शन ए है तुम्हारे पास में TC ग्रेटर देन TP ग्रेटर देन TA। ऑप्शन बी है TP ग्रेटर देन TC ग्रेटर देन TA। ऑप्शन सी है तुम्हारे पास TA ग्रेटर देन TC ग्रेटर देन TP एंड ऑप्शन डी है TB ग्रेटर देन TA ग्रेटर देन TC। ये तुम्हें ऑप्शन दिया है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, फिर सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन पर पढ़ लो कि एंट्रोपी S एज ए फंक्शन ऑफ एनर्जी E, S और E में ग्राफ तुम्हें गिवन है, इज गिवन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। द टेम्परेचर ABC आर डिनोटेड बाय ये, तो इन तीनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, क्या इसका और कोई तरीका लग रहा है तुम्हें, यहाँ पे एंट्रोपी दे रखा है, तो फॉर्मूला वगैरह लगा के क्या इसको कर सकते हैं, है ना। मेरे हिसाब से नहीं कर सकते, लेकिन मैंने तुम्हें एक बताया था, देखो ऐसा कुछ बताया होगा कि जो ds बराबर जो होता है, इसका सॉल्यूशन लिख लेना। सॉल्यूशन जो ds जो होता है वो होता है dq/t, होता है क्या। तो यहाँ से मैंने बताया था ds/dq इज इक्वल टू 1/t। इसको मैंने बोला था स्लोप, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर कम होगा। तो देखो यहाँ से इसको निकाल सकते हैं, यहाँ से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखो सोल्व कैसे होगा, ये देखो अपन सीखते हैं स्लोप निकालना, ठीक है। मैंने तुम्हें कल परसों के लेक्चर में बोला था, सेकंड लेक्चर में बोला होगा कि स्लोप कैसे निकालते हैं, वो आगे सीखेंगे। तो सीख लो एक बार जल्दी से, अपन आगे भी मैथमेटिकल क्वांटम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी स्लोप निकालना सीखेंगे, ओके। तो देखो ध्यान से, मान लो तुम्हारे पास ये y है, ये x है, कोई कर्व तुम्हें ऐसे दे रखा है, तुम्हें कोई कर्व ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है, तुम्हें इसका स्लोप पूछता है, ठीक है। इसका स्लोप क्या है, मतलब स्लोप तुम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पहले तो ये समझ लो, तुम्हारे पास जो स्लोप जो होता है, स्लोप जो y एक्स पे होता है उसको dy/dx ऐसे लिखते हैं, और वो होता है tan थीटा के बराबर, ठीक है। ध्यान रखना, जो tan थीटा जो होता है, tan थीटा, ठीक है, वो पॉजिटिव होता है कब, जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में। tan थीटा तुम्हारे पास में नेगेटिव होता है कब, जब थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में। ग्राफ बना के देख लो, जब अभी डायरेक्ट याद कर लो, बाद में बता दूंगा मैं, ठीक है। tan थीटा पॉजिटिव कब होता है, जब 0 से 90 के बीच में हो, और नेगेटिव कब होता है, जब 90 से 180 के बीच में हो। tan थीटा किसके बराबर होता है, dy/dx के, और dy/dx किसके बराबर होता है, स्लोप के बराबर, ठीक है। अब इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ ध्यान से, सिंपल जो भी कर्व दे रखा है उस पर एक टेंजेंट खींच लो, स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन खींच लो। तो इसकी टेंजेंट मानो मैं ये पॉइंट लेता हूँ, उसका टेंजेंट ये हो जाएगा। अब इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन खींच लिया। तो ये जो टेंजेंट है, ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बना रही है, ये तुम्हारे पास में क्या है, लेस देन 90 है। तो इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा, लेस देन। नेक्स्ट देखो, समझना ध्यान से है ना, ये y है, ये x है। तुम्हारे पास में कोई ऐसा कर्व दे रखा है,
ऐसा कर्व दे रखा है, इसका स्लोप निकालना है। क्या करो, इस पर एक टेंजेंट लाइन खींच दिया टेंजेंट लाइन, उसके बाद में एक हॉरिजेंटल, जहाँ पे वो टच कर रहा है ना इसके, वहां पर एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल लाइन। तो यहाँ से भी देखोगे तुम्हारे पास में ये भी क्या है, तुम्हारे पास में लेस देन 90 है। जब लेस देन 90 है तो स्लोप कैसा आएगा तुम्हारे पास, पॉजिटिव। चलो हो गया। नेक्स्ट देखो, मान लो तुम्हारे पास में ऐसा है, ऐसा है तुम्हारे पास में, ठीक है। तो इसका कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लो मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसका एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 है और लेस देन 180 है। तो इसका जो स्लोप आएगा वो कैसा होगा तुम्हारे पास में, नेगेटिव होगा। इसका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये नोट कर लेना, ठीक है ना। ये जो चीजें हैं ये नोट कर लेना, स्लोप कैसे निकालते हैं। और दो एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ये है तुम्हारे पास में, इसको ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ठीक है। इसका स्लोप निकालना है। क्या करो, यहाँ पे एक स्पर्शरेखा खींच दो, टेंजेंट लाइन, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो यहाँ से देखो 180 से कम 90 से ज्यादा बना रहा है, तो इसका स्लोप क्या है तुम्हारे पास में, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आगे भी काम में आएगा और इस क्वेश्चन में भी काम में आएगी। तो स्लोप निकालना मेरे हिसाब से तुम्हें आ गया, ठीक है ना। मुझे कमेंट करके बताना, अगर नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना कि जो टेन थीटा है वो इंक्रीज होता जाता है अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में चलती है। कहने का मतलब जब तुम टेन का ग्राफ बनाओगे ना तो ये ऐसे बनेगा, देखो ये π/2 है, ऐसे बनेगा -π/2, पाई भी तुम्हारे पास में ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब 0 से π/2 की बात करूंगा तो जो tan की वैल्यू है वो लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है पॉजिटिव में, है ना। तो ध्यान रखना 0 से π/2 के बीच में जो tan होता है वो लगातार बढ़ता जाता है। tan बढ़ेगा तो स्लोप भी क्या होगा, बढ़ेगा। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये मत सोचना इस क्वेश्चन के लिए इतना टाइम लगा, ये मैंने तुम्हें स्लोप कैसे निकालते हैं वो सिखाया, ठीक है। अब जब तुम स्लोप निकालना आता है तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ग्राफ तुम्हें ये गिवन है, मैं दोबारा ग्राफ बना रहा हूँ, ये वाला ये गिवन है, ये ग्राफ गिवन है, इस टाइप का ग्राफ गिवन है तुम्हें। देखो इसको बोल रखा है इसने ए, इसको बोल रखा बी, इसको बोल रखा सी, दिस इज एस, दिस इज ई। तो यहाँ पे चाहे ds अपॉन डी लिखो चाहे ds अपॉन डी क्यू लिखो, एक ही बात है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखना, इसका स्लोप तुम्हें निकालना है, इसका स्लोप। तो क्या करोगे, स्पर्शरेखा यहीं पे बनेगी, तो एक ऐसे लाइन खींच दो, एक ऐसे लाइन खींच दो, तो ये वाला करो, ये वाला आएगा। इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप 0 है, ठीक है। इसका ऐसे स्पर्शरेखा खींचेगी, एक ऐसे लाइन खींचो, एक ऐसे लाइन खींचो, ये वाला आ जाएगा तुम्हारे पास में। तो मुझे जल्दी से बताओ स्लोप सबसे ज्यादा किसका है, सारे लेस देन 90 है। तो जब 0 से 90 के तक जाते हैं तो स्लोप बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा तुम्हारे पास में कौन सा किसका स्लोप रहेगा, देखो सी का स्लोप है ना, स्लोप ऑफ सी ग्रेटर देन, उसके बाद स्लोप किसका है, ये तो 0 है तुम्हारे पास में, ए का है, स्लोप ऑफ बी ग्रेटर देन, सॉरी स्लोप ऑफ ए ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। इसका 0 है, इससे ज्यादा इसका है, सबसे ज्यादा इसका है, लेकिन सारे लेस देन 90 है इसलिए सबसे ज्यादा इसका हो गया। अगर ग्रेटर देन 90 हो जाता तो ये नेगेटिव में जाता, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका स्लोप सबसे ज्यादा है उसका टेम्परेचर सबसे कम, ठीक है। फिर TA, फिर TB, जिसका स्लोप सबसे कम उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा। ऑप्शन देखो कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर डी मैच कर जाएगा, ऑप्शन डी मैच कर जाएगा, ठीक है ना। तो अगर तुम्हें स्लोप निकालना आता है तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत आसान है, और भी स्लोप आगे निकालना बहुत काम आएगा, ध्यान रखना, इसको नोट करो।
गया? चलो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, वो लिख लो। तो पहले एक काम करो, कंक्लूजन लिख लो ना, एंट्रोपी का कंक्लूजन। एंट्रोपी का जो कंक्लूजन है वो लिख लो, जो तुम्हें शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखना है, ठीक है। पहला कंक्लूजन क्या है? जो एंट्रोपी एस है वो कैसा फंक्शन है? एक स्टेट फंक्शन है। दूसरी कंक्लूजन क्या है? एंट्रोपी एस जो है वो कैसी प्रॉपर्टी है? सिस्टम की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। फॉर ऑल रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, एंट्रोपी एस हमेशा क्या रहेगी तुम्हारे पास में? एस हमेशा तुम्हारे पास में क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, जो डेल्टा एस है यूनिवर्स के लिए, वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। 0 कब होगा? फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा? ये 0 होगा। नेक्स्ट, ds अपॉन ds इज इक्वल टू dq बाई t, ये ध्यान रखना है। ds अपॉन dq, इसको स्लोप बोलते हैं, इज इक्वल टू 1 बाई टी। कहने का मतलब अगर स्लोप ज्यादा होगा उसकी एंट्रोपी कम होगी। नेक्स्ट, डेल्टा एस सॉलिड ग्रेटर देन डेल्टा एस लिक्विड लेस देन डेल्टा एस गैस। गैस की जो एंट्रोपी है वो सबसे ज्यादा होगी, कैंडिन एंट्रोपी, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो ये। तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। फिर भी एक दो छूट गया हो तो लिख लेना, वो मैं तुम्हें पहले बता चुका, ठीक है ना। हो गया? अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो जो तुम्हारे लिए होमवर्क है। क्वेश्चन फर्स्ट होमवर्क क्या है? क्वेश्चन, ए सैंपल ऑफ आइडियल गैस, a sample of ideal gas with internal pressure P and volume V is taken through an isothermal expansion process. Isothermal expansion process during which the change in entropy is found to be delta S. Okay. The universal gas constant is R. The universal gas
constant is R. Then the work done by the system is given by. Then the work done by the system is given by ऑप्शन है तुम्हारे पास में एन आर डेल्टा एस, ऑप्शन बी है पी वी, ऑप्शन सी है पी वी डेल्टा एस अपॉन एन आर, एंड ऑप्शन बी है पी डेल्टा एस अपॉन एन आर वी। ये चार ऑप्शन है, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा होमवर्क क्वेश्चन लिख लो। सेकंड क्वेश्चन होमवर्क इंपॉर्टेंट, ठीक है। तुम्हारे पास क्या है, 4 and for 1 mole of monoatomic ideal gas में गिवन है, दिस इज P एंड दिस इज V। ध्यान से देखना, ये तुम्हारे पास में V नोट है, ये 2V नोट है, दिस इज P नोट एंड दिस इज 2P, ठीक है, 2P नोट। ओके, ये तुम्हारे पास में A B C D and initial temperature is T नोट। कहने का मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये है P नोट, V नोट, T नोट, ये है तुम्हारे पास। तो तुम्हें क्या करना है, पहला सभी प्रोसेस में, है ना, सभी प्रोसेस के लिए और ऑल प्रोसेस, यानी A से B, B से C, C से D एंड D से A, फॉर ऑल प्रोसेस डेल्टा U निकालना है। दूसरा, फॉर ऑल प्रोसेस हीट निकालना है, ठीक है। तीसरा, फॉर ऑल प्रोसेस क्या निकालना है, वर्क निकालना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। ये तुम्हारे लिए सेकंड क्वेश्चन है होमवर्क, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंदर कमेंट करके बताना है भैया ना कौन सा ऑप्शन आया, फिर अपन इसको जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर सॉल्यूशन करेंगे इसका। एंट्रोपी जो टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वहां से क्वेश्चंस कोई ना कोई एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। नेट के एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है वहां से, गेट के एग्जाम में भी पूछा है, जेस्ट के एग्जाम में पूछा है, बार के एग्जाम में पूछा है, टीएफआर के एग्जाम में पूछा है, आईआईटी के एग्जाम में पूछा है, सब में पूछते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, चेंज इन एंट्रोपी फॉर आइडियल गैस। एंट्रोपी के फॉर्म में लिख लो, चेंज इन एंट्रोपी फॉर आइडियल गैस, चेंज इन एंट्रोपी फॉर आइडियल गैस, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे डेल्टा एस, डेल्टा एस मान लिया कोई गैस है तुम्हारे पास में, इनिशियल स्टेट आई है, फिर एफ है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी क्यू बाई टी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या लिखते हैं, डी यू
प्लस डी डब्ल्यू अपॉन टी इंटीग्रेशन आई टू एल, ये हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डी यू को एन सी वी डी टी बाई टी आई सी एफ प्लस इसको क्या लिख दूँ मैं पी डी वी बाई टी आई सी एफ। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे एन सी वी कॉमन आ जाएगा, इसका तुम्हारे पास में लॉग हो जाएगा एल एन टी एफ अपॉन टी आई, जब लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पी डी बी इक्वल टू एन आर डी टी बाई टी, सॉरी पी की वैल्यू वी के फॉर्म में देखो इसका वी के फॉर्म में तुम्हारे पास में इंटीग्रेशन है तो वी के फॉर्म में लाना है, तो पी वी बराबर होता है तुम्हारे पास में एन आर टी, तो पी हो जाएगा एन आर टी अपॉन वी, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में एन आर टी अपॉन वी, और टी पहले से है डी वी आई से एफ, ये हो जाएगा टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एन सी वी एल एन टी एफ अपॉन टी आई प्लस एन आर एल एन वी एफ अपॉन वी आई, इसका भी लॉग हो जाएगा, लोगों की ये बच जाएगा डेल्टा एस, इसको रिमेंबर कर लेना, इसको तुम याद कर लेना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, आगे देखो, अच्छा ध्यान देना इधर, ये T और V के फॉर्म में, दिस इज द रिलेशन, दिस इज चेंज इन एंट्रोपी, change in entropy in terms of temperature T and volume V। ठीक है, अब मान लो तुम्हें T को हटाना है, यहाँ पे P और V में है ना, नाउ फॉर P एंड V प्रेशर एंड वॉल्यूम में देखना है, तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ क्या, देखो PV इज इक्वल टू NRT, तो T बराबर क्या हो जाएगा PV अपॉन NR, तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो इसमें भी अपॉन में NR आएगा, इसमें भी अपॉन में NR आएगा, NR तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल्टा S कितना बच जाएगा, डेल्टा S इज इक्वल टू एन सी वी एल एन, जब F है फाइनल है तो तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा PF VF, जब इनिशियल होगा तो PI VI, NR दोनों में अपॉन में आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस NR VF अपॉन V, ये हो गया तुम्हारे पास में। अब देखो तुम्हें पता है मेयर्स फॉर्मूला क्या होता है, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना यहाँ पे, R की जगह मैं Cp माइनस CV रखूंगा तो देखो यहाँ से क्या बचेगा तुम्हारे पास में डेल्टा S इज इक्वल टू, जब Cp माइनस CV रखूंगा R की जगह तो देखो N Cp ऐसे कैसे आएगा, यहाँ पे ln हो रहा है भाई, है ना, ln VF अपॉन VI, ये तो ऐसे कैसे बचेगा, ओके, N Cp ln VF अपॉन VI, फिर बाद में क्या है तुम्हारे पास में माइनस CV, तो माइनस का CV है NR और माइनस का N CV, ये बचेगा ना तुम्हारे पास में, देखो यहाँ पे सिंपल सा है, इस R की जगह Cp मैं कर के दे देता हूँ ना, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, डेल्टा S इज इक्वल टू N CV ln PF VF अपॉन PI VI, ये बचेगा ना, प्लस N, इसको मैं लिखता हूँ Cp माइनस CV लिखूंगा ना, तो ये तो N Cp ln VF अपॉन VI आएगा, एक माइनस N CV ln VF अपॉन VI, ये बचेगा तुम्हारे पास में। अब देखो यहाँ पे डेल्टा S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा N Cp ln VF अपॉन VI, ये तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, इसमें देखो log A अपॉन B इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या इसको एक काम करो ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इन दोनों को ऐसे लिख लिया मैंने, A इंटू बी को A प्लस बी को A इंटू बी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे एक प्लस का तुम्हारे पास में N Cv ln VF अपॉन VI आएगा, माइनस का N Cv ln VF अपॉन VI कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हारे पास में प्रेशर वाला बचेगा, तो कहने का मतलब ये बचेगा N Cv ln PF अपॉन PI,
ये भी तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है ना, नोट कर लो इसको। इसको चाहे याद मत करना, इसको चाहे याद मत करना, ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है, क्योंकि जितने भी अपन प्रोसेस देखेंगे वो सारी चीजें निकालेंगे। एक ये भी याद रखें, ठीक है, ये भी चाहे याद मत करना, लेकिन ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, और फ्यूचर नेट में यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ध्यान रखना। ओके, चलो आगे देखते हैं इसको। अब देखो कैसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। नाउ फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, नाउ फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, आइसोकोरिक के लिए जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो देखो जब फाइनल हो चाहे इनिशियल हो, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो क्या बचेगा, n cv ln pf अपॉन pi। अगर प्रेशर के फॉर्म में तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है, अगर टेम्परेचर के फॉर्म में दे रखा है तो क्या होता है, pv इक्वल टू nRT होता है, क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है तुम्हारे पास में, तो p प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, nR भी कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, n cv ln tf अपॉन ti। ये लो, ये आया हुआ है आइसोकोरिक के लिए। डायरेक्ट इसको याद मत करना, इसी को याद कर लेना, इससे तुम सारे निकाल सकते हो, ठीक है। सेकंड है फॉर आइसोबैरिक, फॉर आइसोबैरिक डेल्टा एस आइसोबैरिक इज इक्वल टू, आइसोबैरिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो pf अपॉन pi सेम होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो क्या बच जाएगा, n cp ln vf अपॉन vi। वॉल्यूम इस बार क्या प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू किसके है, टेम्परेचर के, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n cp ln tf अपॉन pi। ये हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस के। हो गया। थर्ड देखो, थर्ड क्या है तुम्हारे पास में, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखो एक इक्वेशन आई थी तुम्हारे पास में पीछे, जो मैंने मिटा दी, वो इक्वेशन क्या थी तुम्हारे पास में, वो ये थी क्या तुम्हारे पास में, एन सी बी एल एन, ये थी ना, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी बी एल एन टी एफ अपॉन टी आई, टी एफ अपॉन टी आई, ठीक है, प्लस एन आर एल एन टी एफ अपॉन टी आई, प्लस एन आर एल एन टी एफ अपॉन टी आई, यही थी ना। अब इस बार क्या है तुम्हारे पास में, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो तुम्हारे पास में ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि log 1 की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि दोनों देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, इनिशियल बराबर फाइनल, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1, log 1 की वैल्यू 0, तो ये बच जाएगा n c b l n, लिख लेना n c b l n t f अपॉन t। ये एक मिनट यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे तुम्हारे पास में vf अपॉन vi था, अभी पीछे इक्वेशन लिखी थी ना मैंने, यहाँ पे जो मिटा दी थी मैंने बोला था वो भी याद करनी है, तो यहाँ से देखो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि tf अपॉन ti है ना, ये दोनों सेम हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो nr ln, इसको सही कर लेना एक बार, nr ln vf अपॉन di, vf अपॉन di, अपने आप से करके देखना, आसान है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है ना, तो याद आएगा। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, फोर्थ एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए
एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए मैंने बताया था कि डेल्टा एस बराबर कितना निकला था अपना 0, तो एस कितना होता है तुम्हारे पास में वहां पे कांस्टेंट। तो स्टार प्रोसेस के लिए अपन ये देख लिया, नोट करो उसको। नोट करो इसको जल्दी से। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक तो ये इक्वेशन याद रखनी है, एक वो जो एक और वाली इक्वेशन मैंने मिटा दी ये वाली, ये इक्वेशन याद रखनी है। इन दोनों इक्वेशन से तुम सभी प्रोसेस का निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर तुम्हें ये दोनों इक्वेशन लिखनी है, इसी से सोल्व करते हुए ये लिखनी है, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, चलो आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो तुम्हें होमवर्क देता हूँ इसी का, क्योंकि देखो क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ अभी, है ना। अपन हर तरह के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिक्स, फिजिक्स जितने भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो सारे करेंगे, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या है जो कि तुम्हारे लिए क्वेश्चन 3 होमवर्क है। क्वेश्चन 3 होमवर्क है, क्वेश्चन है ये डायग्राम बना लेना। आजकल ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना ज्यादा आने लग गए, मैं ये जो बना रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पास ज्यादा आने लग गए। This is A, this is B, this is C. A से B, B से C, A से C, ये है तुम्हारे पास में। तुम्हें क्या निकालना है? फर्स्ट डेल्टा S A से B निकालना है, सेकंड डेल्टा S B से C निकालना है, थर्ड डेल्टा S A से C निकालना है। यहाँ लिख लेना, ये तुम्हारे पास में वॉल्यूम V है, ये प्रेशर P है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में ये V नोट है, ये 2V नोट है, और ये तुम्हारे पास में P नोट है, और ये 2P नोट है, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। आज के लेक्चर में अपना जो मेन जो टॉपिक था वो था एंट्रोपी। ओके, थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ देखा था, तो वहां से क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चंस एंट्रोपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंट्रोपी में जो कंक्लूजन है उसका एक बार देखना, क्वेश्चंस को सोल्व करना, जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए है उनको सोल्व करना, ठीक है ना। टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस बिल्कुल कंसेप्ट के साथ चलो तुम, सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे, ठीक है। और जिसको एडमिशन लेना है ऑनलाइन कोर्स के लिए वो अपनी फीस सबमिट करवाए, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन के, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स की फी ऑलरेडी सबमिट हो चुकी है, ठीक है। तो अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो जल्दी से जल्दी अपनी फीस जमा करवाएं, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसे भी प्रॉब्लम हो, तुम मैसेज करके या फिर कमेंट करके या फिर बाद में कॉल करके कैसे भी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। थोड़े दिन बाद में मीटिंग लूँगा, उसमें तुम्हारे जो भी शॉर्ट नोट्स हैं वो चेक करूँगा, और मैं बताऊँगा कि शॉर्ट नोट्स तुम्हें आगे कैसे बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स को कैसे तुम्हें तैयारी करनी है, और फीडबैक लूँगा। तुम्हें कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो कैसे प्रॉब्लम आ रही है, कैसे उसको सोल्व करेंगे, वो सब अपनी मीटिंग करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, ठीक है। राधे राधे।